वीजा दिलाने के नाम पर अपहरण कर लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। मुंबई की साकीनाका पुलिस ने 8 ऐसे शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को अमेरिका, यूरोप में भेजने और वीजा दिलाने के नाम पर लोगों को लूटा करते थे। बीते 7 दिसंबर को आरोपियों ने अभिषेक कुमार नामक व्यक्ति को विदेशी वीजा दिलाने और इमिग्रेशन अधिकारी से सेटिंग कराने के बहाने नेस्ट एंड रेस्ट होटल के पास से बुलाकर अभिषेक को इनोवा कार के माध्यम से अगवा कर लिया और अभिषेक पर लोहे की रोड से हमला कर उसके पास से 11,29,000 कीमत के गहने, विदेशी डॉलर, यूरो लेकर फरार हो गए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद साकीनाका पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाते हुए तकनीकी उपकरणों की मदद से 8 आरोपियों को दिल्ली, हरियाणा, पुणे से गिरफ्तार करने में कामयाब रही है। जोन 10 के डीसीपी दत्ता नलावड़े ने बताया कि पकड़े गए आरोपी पंजाब, यूपी, हरियाणा के लोगों को विदेशी वीजा दिलाने के लिए इमिग्रेशन अधिकारी से सेटिंग के नाम पर 5 से 10,000 अमेरिकन डॉलर लेकर मुंबई, पुणे, पनवेल जैसे इलाकों में बुलाते और बाद में किसी होटल में ले जाकर डॉलर लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में 3 आरोपी ट्रेवल्स एजेंट हैं, अन्य 5 आरोपी ड्राइवर हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान हिमांशु अशोक गुप्ता उम्र 23 वर्ष, सौरभ मनोहर खरात उम्र 25 वर्ष, प्रतीक विजय शिंदे उम्र 20 वर्ष, दिनेश नारायण सातपुते उम्र 30 वर्ष, विशाल जय सिंह थोरात उम्र 31 वर्ष, अनिल मनोहर सेटे उम्र 31 वर्ष, महेश तुकाराम गरुण उम्र 21 वर्ष, राजीव उर्फ करण सुरेश वर्मा उम्र 24 वर्ष से हुई है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है। अमेरिका तसेच युरोपियन कंट्रीज मध्ये पाठवतो म्हणून हॉटेलमधून रिसीव्ह करून कळंबोली मॅकडॉनल्डच्या आसपास लुटलं गेल्याची एक कंप्लेंट आम्हाला प्राप्त झाली होती। या गुन्ह्याच्या तपासामध्ये साकीनाका पोलीस स्टेशनची टीम तसेच झोन 10 मधल्या इतर टीम अशी 8 पथकं तयार करण्यात आलेली होती आणि तांत्रिक तपास आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे या गुन्ह्याच्या तपासात आतापर्यंत 8 आरोपितांना अटक करण्यात आलेली आहे। याच्यामध्ये 3 ट्रॅव्हल एजंट आहेत आणि 5 इतर आरोपी आहेत। या ट्रॅव्हल एजंट पैकी 2 दिल्ली आणि जवळच्या परिसरातून अटक करण्यात आलेले आहेत। एका ट्रॅव्हल एजंटला पुणे परिसरातून अटक करण्यात आलेला आहे, तसेच इतर काही आरोपींना गोवा येथून अटक करण्यात आलेला आहे। ही एक संघटित टोळी असून युरोप तसेच अमेरिका अशा देशांमध्ये नोकरीसाठी पाठवतो, यासाठी लोकांना हेरलं जात होतं आणि त्यांना हेरल्यानंतर त्यांच्याकडे डॉलर्स किंवा परकीय चलन आहे का याची खात्री केल्यानंतर त्यांना एअरपोर्टच्या जवळचं हॉटेल बुक करण्यास सांगण्यात येत होतं। हे हॉटेल बुक केल्यानंतर त्यांना रिसीव्ह करण्यासाठी काही आरोपी जात होते। इथून मग इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांची आणि तुमची भेट घालून देतो आणि इमिग्रेशन क्लिअर करण्यासाठी जवळ पैसे ठेवा यासाठी त्यांना परकीय चलन जवळ बाळगण्यास सांगण्यात येत होतं। हे परकीय चलन जवळ बाळगल्याची खात्री होताच त्यांना इथून घेऊन नवी मुंबईच्या हद्दीमध्ये नेण्यात येत होतं आणि तिथे मग त्यांना मारहाण करणं आणि शस्त्राचा धाक दाखवून लुटण्यात येत होतं। या केसमध्ये सुद्धा फिर्यादींकडून 11 लाख डॉलर्स लुटण्यात आलेले आहेत। तसेच या केसमध्ये बनावट नंबर प्लेटचा वापर करून कारचाही वापर करण्यात आलेला आहे। या केसच्या तपासाअंती आतापर्यंत 8 आरोपींना अटक करण्यात आलेली असून काही डॉलर्स, गुन्ह्यात वापरलेलं वाहन, वापरण्यात आलेली नंबर प्लेट आणि इतर साहित्य असं जप्त करण्यात आलेलं आहे। या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून लोकांना आव्हान आहे की असे जे काही ट्रॅव्हल एजंट आहेत जे इमिग्रेशन मध्ये आमची ओळख आहे, तुम्हाला परदेशात नोकरी लावून देतो, परदेशामध्ये पाठवतो, असं जर कोणी सांगत असेल तर कृपया त्यांच्यावर विश्वास ठेवू नका, कारण निश्चितच पुढे एखाद्या भयानक अनुभवाला सामोरं जावं लागू शकतं। सर, गुन्हेगारांची पार्श्वभूमी काय आहे आणि त्यांनी आतापर्यंत किती नागरिकांना फसवलं किंवा किती त्यांच्याकडून असे झाले? गुन्हेगारांची पार्श्वभूमी ही 8 गुन्हेगारांपैकी 3 जण हे ट्रॅव्हल एजंट आहेत, त्यांचे स्वतःचे ट्रॅव्हल एजन्सीज आहेत। हे छोट्या मोठ्या ट्रिपचं बुकिंग करतात। राहिलेले 5 हे जे आहेत ते ह्या ट्रॅव्हल एजन्सीजसाठी काम करणारे ड्रायव्हर्स आणि मदतनीस आहेत। याच्यामध्ये गुन्हा केल्यानंतर अर्धे पैसे ज्यांनी काम आणलं त्याला दिले जात होते आणि अर्धे पैसे हे ज्यांनी काम एक्झिक्यूट केलं त्यांना दिले जात होते। पोलिसांनी आतापर्यंत 8 आरोपी अटक केलेले आहे। मग अशी फसवणूक किती लोकांची झाली या संदर्भात काही माहिती, किती रक्कम आतापर्यंत पोलिसांनी गोळा केली? आतापर्यंत या केसच्या तपासामध्ये ही केस सोडून आणखी 2
केसेसची माहिती आम्हाला प्राप्त झालेली आहे आणि आम्ही या केसच्या तपासामध्ये गेलेल्या डॉलर्सपैकी काही डॉलर्स आम्ही जप्तही केलेले आहेत. हिंदीमध्ये ये व्हाट्सएप की तरह है व्हाट्सएप मेरे पास नहीं है। जैसे टेलीग्राम में एडजस्टमेंट है ना, सेल्फ डिलीटिंग उसमें एडजस्टमेंट हो सकता है, वैसे इसमें भी है. अरे वो ना अपना क्या है उसका कन्नड़ वाला सकता है मेरे पास नहीं है। इसका भी कुछ रहेगा. बेटे ने रची खुद के अपहरण की साजिश, पैसे के लिए पिता को भेजा QR कोड, गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक 20 वर्षीय युवक ने ऐसा कुछ कर दिया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। बेटे ने पिता से पैसे लेने के लिए खुद के अपहरण की साजिश रच दी, लेकिन उसके एक चूक ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मामला वसई के फादरवादी इलाके का है, जहां से एक व्यक्ति ने बालेव पुलिस को अपने बेटे के लापता होने की जानकारी दी थी। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर को उनका बेटा घर से निकला लेकिन वापस नहीं आया। पुलिस ने 8 दिसंबर को लापता होने का मामला दर्ज किया। पुलिस की माने तो बेटे ने अपने पिता को फोन कर कहा है उसका अपहरण 3 लोगों ने किया है, अगर पैसा नहीं दिया तो उसकी हत्या कर देंगे। पैसे के लिए पिता को QR कोड भी भेज दिया। पुलिस ने अपहरण की गुत्थी को सुलझाने के लिए 4 टीम गठित की। यह टीम बसई विरार नाला सोपारा में लड़के का पता लगाने में जुटी थी। जांच के दौरान पुलिस को मालूम चला कि लड़के को अपने पिता से पैसे चाहिए थे, लेकिन पिता ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। इस वजह से उसने अपनी झूठी अपहरण की अफवाह फैलाई। पुलिस ने 20 वर्षीय लड़के को पकड़ लिया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। तो पता है क्या पूरा मामला है? एक बच्चे ने खुद का अपहरण का बहाना रचा था। 8 दिसंबर को एक कंप्लेनेंट ने हमारे पुलिस स्टेशन में वाली पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट दिया था कि उनका 20 साल का जो लड़का है वो 7 तारीख से शाम से मिसिंग है। वो सबसे हमने तत्काल कंप्लेंट रजिस्टर की थी और इसका इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस हेड कांस्टेबल है रुस्तम राठौड़ वो कर रहे थे। उसी दरमियान 8 तारीख को दोपहर में वापस कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन में आए और उन्होंने बताया कि उनके मोबाइल पे फोन आके 30,000 का डिमांड कर रहे हैं, खंडनी मांग रहे हैं और तभी बच्चे को छोड़ेंगे ऐसा बोल रहे हैं और 3 आदमी ने वो बच्चे को पकड़ा हुआ है करके। ये ऐसा इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमने तुरंत हमारे जो सीनियर PI है उनको इन्फॉर्म किया और उन्होंने इस बात का सीरियसनेस जान के तुरंत एक 4 टीम तैयार की। 4 टीम तैयार करके अलग अलग उनको टास्क दिए गए, अलग अलग काम दिया गया और रवाना कर दिए। उसी दरमियान दूसरी तरफ कंप्लेनेंट को FIR दर्ज करने के लिए बिठाया और उसी दरमियान हमने जो कंप्लेनेंट को जो व्हाट्सएप पे स्कैनर आया था जिसपे 30,000 रुपए एक्सटॉर्शन मनी भेजना था, उसको हमने ट्रैक करके वहां पे पहुंचे तो वहां पे हमें पता चला कि ये लड़का आधे घंटे पहले यहाँ से आके आ गया है। तो उसी एरिया में हमने उसको तलाशा तो वहां पे वो मिल गया हमें और वो मिलने के बाद उनके पास हमने इंक्वायरी की तो उसने उसका गाड़ी का बाइक जो है उसके पास उसका मेंटेनेंस वगैरह करने के लिए ये ऐसा बहाना बनाया करके बताया है। सबसे प्रतिष्ठित DSR जर्नल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 संपन्न। अवार्ड की जमकर तारीफ की एडवोकेट सुनील कुमार ने। कुमार विश्वास ने बताया कि देश का गौरव, देश का सबसे प्रतिष्ठित DSR जर्नल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 संपन्न हुआ है। CSR पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित मुंबई हाईकोर्ट के मशहूर वकील सुनील कुमार व कवि कुमार विश्वास मौजूद रहे। द CSR जर्नल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 CSR जगत में देश का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड समारोह है जो मुंबई के आइकॉनिक सेंटर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आयोजित किया गया है। CSR अवार्ड में देश के तमाम ब्यूरोक्रेट, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवा कलाकारों व छात्रों सहित 600 से अधिक लोग शामिल हुए। DSR जर्नल एक्सीलेंस अवार्ड में उन तमाम कारपोरेट कंपनियों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने CSR के माध्यम से समाज में अपनी जिम्मेदारी और अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक उत्थान के लिए बेहतरीन काम किए हैं, जिनमें एडवोकेट सुनील कुमार का नाम शामिल है। हालांकि इस बार सुनील कुमार आयोजक अमित उपाध्याय के साथ आयोजन पक्ष की तरफ रहे, लेकिन सामाजिक उत्थान और सेवाभावी संस्था दक्ष नागरिक फाउंडेशन आज करीब 50,000 बच्चों का भविष्य सुधारने में जुटी है। इस पर एडवोकेट सुनील कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसे नहीं रे बाबा,
अरे मीडिया फ्रेम ये होता है, मैं बोल रहा हूँ तो कैमरा आ रहा है पीछे। अरे तो तू आगे पीछे हो ना यार। रोल। सर, एक शानदार कार्यक्रम CSR में आपका स्वागत किया गया है। एक बार बेहतरीन तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि पिछले दिनों भी हम लोग ऐसे ही कार्यक्रम में गए थे, लेकिन आज कुछ अलग चीज़ें देखने को मिली। जिस तरह से एक जोश मुख्यमंत्री ने दिया और रक्षा मंत्री ने दिया, वो अलग एक अनुभव रहा है। क्या कहेंगे इसमें? मैं जो कल प्रोग्राम में था और जो आज था, उसमें मैंने ही पहले ही आपको बोला था कि ये जो आज का प्रोग्राम है ये ऐतिहासिक है, क्योंकि ये सच्चे मन से किया गया एक प्रोग्राम है। और जो रक्षा मंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो 100% सही है, क्योंकि हमें 2 हाथ से कमाना चाहिए और हज़ारों हाथ से बांटना चाहिए। कभी भी दिया हुआ चीज़ हमेशा प्रकृति का रूल ही है। आप प्रकृति के नेचर को अगर देखिए तो आप जितनी ज़ोर से दीवार पे मारते हैं उतनी ज़ोर से लगता है। तो वही बात उस CSR फंड जो हम लोगों ने आज किया, हम सोसाइटी में एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि हम अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं, सब लोग यही कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भीड़ से थोड़ा अलग हों और दूसरों के बारे में करना और सोचना शुरू करें। जिस तरह से हम भी ये जो आज हमने प्रोग्राम रखा था अमित भैया के मार्गदर्शन में, इसका भी यही उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, क्योंकि 140 करोड़ों का पावन धरती है, ये हमारा भारत है, जहाँ पे ऋषि मुनियों का राज रहा है, ऋषि मुनियों का प्रभाव रहा है। और हमेशा ये बोला गया है, हमें हमेशा सिखाया गया है कि हमें देने में जो खुशी मिलती है, सही बात है। रक्षा मंत्री जी ने भी वही कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी वही कहा, कुमार विश्वास जी ने भी वही कहा कि सच में, और वो मैं भी फील करता हूँ जब हम भी बच्चों को किताबें या बुक या नोटबुक बांटते हैं, तो सच में जो उस दिन नींद आती है ना, वो नींद रोज नहीं आती है। CSR मतलब एक सामाजिक बंधन है, सामाजिक दायित्व है। आज जो सामाजिक दायित्व की बात लोगों ने किया कि समाज को किस तरह से आगे बढ़ाना है, हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसा कि आपने कहा, रक्षा मंत्री ने भी कहा कि जो हम कमाते हैं, जो अर्निंग करते हैं, उसमें से कुछ प्रतिशत। और एक बात उन्होंने और कहा कि जो श्रद्धा और ये भाव होता है वो खाली देने वाले के पास हो सकता है, लेने वाले के पास नहीं हो सकता। एकदम 100% वो बात तो उनकी सारी बातों में मुझे इतना टच कर गई और मैं उससे इतना ज़्यादा प्रेरित फील कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा था कि अभी तक जो मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, वो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से उस सोशल वर्क में मुझे ये प्रोग्राम एक बूस्टर की तरह काम किया। मतलब मुझे लग रहा है कि नहीं, अब मतलब जो इच्छा शक्ति थी वो यहाँ अब 100 गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि इतनी बड़े हस्तियों के बीच में अगर जो मैं कर रहा हूँ उसको सर्टिफिकेशन मिल रहा है, और जो प्रकृति का रूल है, अगर सही बात है सब कुछ हमें प्रकृति से मिला है और हमें कुछ लेके जाना नहीं है, अगर ये भावना बढ़ती रही तो समाज निश्चित रूप से एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी लगभग 3 से 4 बार अमित भैया का नाम लिए कि शानदार आयोजन, बढ़िया आयोजन उन्हें हर साल बुलाया जाता है। क्या कहेंगे अमित जी के बारे में इस आयोजन? अमित जी खुद में एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी हैं। अमित जी हमें बहुत अच्छा गाइडेंस भी करते हैं। हम लोग भी बहुत कुछ चीज़ें या लगभग हर चीज़ें उनसे पूछते ही हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। उनको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आज ये 10वां जो उन्होंने CSR जनरल किया, ये इसी तरह से लगातार करते रहें और सक्सेस मिलती रहे। हमारा जो योगदान होगा, जहाँ भी हमें बुलाएंगे, जैसे भी हमें जो आदेश देंगे,